मैं गुणेश कुमार स्वामी आदर्श विद्या मंदिर गंगा शहर ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि पिछले चैप्टर के अंदर हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और उनमें क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, वो सारा हमने देखा था। आज हम बात करते हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है क्या, उसके बारे में देखते हैं आज। तो अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। हम जानते हैं कि जल है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के अंदर रह सकता है। वो पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं वो आप देखिए। जैसे कि ठोस के रूप में बर्फ़ के ये कैसे रहेगा, पानी बर्फ़ के रूप में, और द्रव के रूप में हम जानते हैं पानी द्रव के रूप में होता है, और गैस के रूप में जब पानी को गर्म किया जाता है तो हम देखते हैं उसकी भाप बनती है, जल वाष्प बनती है। तो गैस के रूप में जो पानी है वो किस रूप में रहेगा, वाष्प के रूप में रहता है। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं आ गई। कौन कौन सी अपने पास, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में बर्फ़ है, द्रव के रूप में जल हो जो कि हम पीते हैं, और गैस के रूप में जल वाष्प होती है। तो ये तीनों अवस्थाएँ जल की है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के क्या होता है, जब मान लो कोई पदार्थ तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करता है तो उस पदार्थ के अंदर ऐसा क्या होता है। अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस पर पदार्थ के कणों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या हम उन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। कौन कौन से प्रश्न आ गए कि एक तो अवस्था जब बदलती है पदार्थ के अंदर तो उसके अंदर क्या होता है, और दूसरा पदार्थ के कणों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। इन क्वेश्चनों का उत्तर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात क्या करते हैं अपन कि पदार्थ का तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। जब तापमान कम या ज़्यादा होता है तो इससे पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम देखते हैं आज। तो एक क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या है आप देखते हैं कि एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लेना है। कितने ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा है, 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा है। और चित्र 1.6 के अनुसार, चित्र 1.6 ये रहा आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये 1.6 चित्र है। तो इस चित्र के अनुसार उसमें प्रयोगशाला प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका देगी, थर्मामीटर का जो बल्ब है वो बर्फ़ को छूता रहे। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये रहा थर्मामीटर। तो अपने को बर्फ़ का टुकड़ा स्पीकर के अंदर डाला पड़ा है। इस थर्मामीटर को इस जो नीचे बल्ब दिया हुआ है, ये देखो ये इसका बल्ब होता है, हम जानते हैं बल्ब क्या होता है, ये इसका बल्ब थर्मामीटर का, ये बल्ब उस बर्फ़ के टुकड़े को टच करता रहे। इस प्रकार से एडजस्टमेंट हमको बिठाना है। फिर धीमी आंच पर बर्फ़ बीकर को गर्म करना शुरू करेंगे। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट करें। कब, जब बर्फ़ क्या हो जाए, पिघलने शुरू हो जाए। तो टेम्परेचर नोट कर ले कि इस तापमान पर बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। और जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करना है। दो कंडीशन में नोट करना है, जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुए तब, और जब संपूर्ण बर्फ़ पिघल कर पानी में परिवर्तित हो जाती है तब तापमान नोट करना है। क्या होगा फिर, क्या करना अपने को कि ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन के प्रेक्षण को नोट करना है। अब क्या करना है, बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक कि जल उबलने न लग जाए। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रहे। बर्फ़ ताऊ पिघल चुकी है, पानी रूप में आ चुका है, लिक्विड रूप में आ चुका है। अब क्या करना है, अपने को उस बीकर के अंदर कांच की एक छड़ डाल देनी है, और उस छड़ से अपने को क्या करना है, उसको गर्म करते हुए हिलाते रहना है जब तक कि जल उबलने न लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें। टेम्परेचर नोट देखते रहे आप कि टेम्परेचर में क्या परिवर्तन आ रहा है, जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। कब तक नोट करना है, जब तक कि ज़्यादातर जो पानी है वो उसकी वाष्प के रूप में परिवर्तित न हो जाए, तब तक आपको तापमान पर नज़र बराबर बनाए रखनी है।
जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करिए। ये देखिए आपके सामने दो चित्र हैं। एक तो ये 1.6 था आपके, इसके अंदर क्या था कि बर्फ़ पिघल रही है, टेम्परेचर नोट करते हैं। दूसरा ये रहा, जब पानी पिघल चुका है, जब बर्फ़ पिघल चुकी है तो पानी से जल वाष्प बन रहा है, यानी जल से जल वाष्प बन रही है, तब टेम्परेचर नोट करना है। इसमें दो प्रकार के आपके प्रयोग दिए गए हैं। अब क्या प्रेक्षण है अपने पास, वो देखते हैं कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, किसके, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये दिमाग में चित्र रखना है। जब ठोस को गर्म किया, यानी बर्फ़ थी, उसको जो गर्म किया हमने, तो हम जानते हैं कि ठोस के कणों के जो बीच में आकर्षण बल होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं। तो जैसे ही ठोस के तापमान को बढ़ाएंगे तो उसकी कणों की गति जो बढ़ जाती है, कण के अंदर गति करने की ऊर्जा मिल जाती है, कण तेजी से गति करेंगे तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण जल अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, जब बढ़ोतरी होगी तो कण और अधिक तेजी से गति करना, कंपन करना शुरू कर देते हैं। कंपन हम जानते हैं क्या होता है, ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। जो ऊष्मा उसको बराबर मिल रही है, तो ऊष्मा के द्वारा जो ऊर्जा दी जा रही है वो कणों के बीच की जो आकर्षण बल है उसको तोड़ देती है। तो आकर्षण बल टूट जाते हैं तो इससे कण क्या हो जाता है, इस कारण जो कण है अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। जब कण कोई बीच ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो कण का किरणों के बीच में जो आकर्षण बल वो टूटना शुरू हो जाता है। तो आकर्षण टूट के कण एकदम मुक्त अवस्था में आ जाता है और कण जो होता है वो अधिक स्वतंत्र रूप से गति करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है। गर्म करते रहेंगे, कणों के बीच में आकर्षण बल टूटता रहेगा, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, कण स्वतंत्र होते जाएंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब जो ठोस है यानी जो बर्फ़ है वो पिघल कर द्रव अवस्था यानी जल के अंदर परिवर्तित हो जाती है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाती है उसे कहते हैं गलनांक। इस परिभाषा को अच्छी से याद कर लीजिए। पीछे भी आया है कि वह तापमान, न्यूनतम तापमान जिस पर जो ठोस है वो पिघल कर द्रव में बन जाता है या द्रव अवस्था में आ जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। मतलब जिस पदार्थ का गलनांक कम होगा, यानी उनके कणों के बीच के जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम होता है। जिनका गलनांक ज़्यादा होगा उनके कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको आकर्षण बल तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा चाहिएगी, अधिक ऊर्जा चाहिएगी। तो गलनांक क्या होगा, गलने का जो तापमान चाहिए वो क्या ज़्यादा रहेगा, तो गलनांक हाई रहेगा। जिसका गलनांक ज़्यादा होगा यानी वो ज़्यादा मजबूती से उसके अंदर कण एक दूसरे को बांधे रहते हैं, और जिनका गलनांक कम होता है उनके कणों के बीच में आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। तो जो गलनांक होता है वो कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ़ का जो गलनांक है वो याद कर लीजिए आप अच्छी तरह से कि 233.15 के, ये जो के आया आपके सामने, ये के क्या है, केल्विन है। आप डिग्री से नोट करते हैं, केल्विन एक मात्रक है। गलने की जो प्रक्रिया होती है यानी ठोस से द्रव अवस्था में को संगलन कहा जाता है। ये भी आवश्यक है, देखिए कि गलने को प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाती है। इसको समझने का प्रयास कीजिए आप कि जब किसी ठोस को ऊष्मा देते हैं, हम गर्म करते हैं, उसको ऊर्जा मिलती, लगातार मिलती रहती है ऊष्मा। जब गलने की प्रक्रिया शुरू रहती है, जब पिघलना शुरू होता है, वहाँ से लेकर जब संपूर्ण पदार्थ है द्रव अवस्था में आ जाता है, तब तक उसका तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तापमान समान रहता है। तो जो ऊष्मा दी जा रही है, जो गर्मी दी जा रही है, वो उसमें ऊर्जा कहाँ गई फिर।
ऊर्जा फिर गलने की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि क्या ध्यान दिया हमने, गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती है तापमान नहीं बदलता है। जब बर्फ पिघलना शुरू होती है, आपने टेम्परेचर नोट किया था आपने, जब बर्फ पिघलना शुरू हुई थी और जब एकदम बर्फ पिघल चुकी थी, दो टेम्परेचर नोट किए थे। जब बर्फ पिघलना शुरू हुई थी तब से लेकर जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती है इसका तापमान बिल्कुल नहीं बदलता, एकदम फिक्स टेम्परेचर रहेगा। तो बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं हमने वो जो नीचे आग लगी हुई थी जो बर्नर तवन में हटा लिया है, बर्फ अभी भी चल रहा है, ऊष्मा अभी भी मिल रही है। तो ये जो ऊष्मा दी जा रही है ऊष्मा कहाँ गई फिर, जबकि टेम्परेचर तो एकदम नीट पड़ा है। तो कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाई ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, ये माना जाता है। ये देखिए आप देखिए, चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की परिवर्तन दर्शाए जब बर्फ पिघलना शुरू हुई तब से लेकर जब तक संपूर्ण बर्फ न पिघल गई, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आया, किसी तरह की वृद्धि नहीं दर्शाई, ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। उस ऊष्मा जो दी ऊष्मा को ग्रहण करती जा रही है, लेकिन तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये माना जाता है क्या कि यह बर्फ बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, यानी जो ऊष्मा मिल रही है लगातार, टेम्परेचर नहीं बढ़ा लेकिन ऊष्मा तो मिल रही है, तो ये ऊष्मा बीकर में जो सामग्री ली गई उसमें छुपी रहती है। छुपने को अपन कहते हैं गुप्त, यानी इस ऊष्मा को क्या कहते हैं अपन, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई है। विशेष तौर पर ध्यान रखना गुप्त ऊष्मा के बारे में, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, वो देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसे गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ध्यान रखना, यह पदार्थ ठोस से द्रव में बदल रहा है, यानी 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, जिसका गलनांक होगा, जितनी उसमें ऊर्जा आवश्यकता होती है उसे संगलन, क्योंकि यहाँ वस्तु क्या है, ठोस से द्रव में यानी गल रही है, तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री का तापमान जो सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में अपन कितना कहते हैं, 273.15 होता है, लेकिन राउंड फिगर में 273 केल्विन ही कहते हैं। पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करते हैं। जब जल में हम और ज़्यादा गर्म करते हैं तो कण और तेज़ी से गति क्योंकि ऊष्मा से गति ऊर्जा मिल रही है तो गति तेज़ हो जाती है। एक निश्चित तापमान पर पहुँचे कणों में इतनी ऊर्जा जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। जब निरंतर उनको गतिज ऊर्जा मिलती रहेगी तो एक कंडीशन, एक तापमान ऐसा आ जाएगा, तब क्या होगा कि उसमें जो परस्पर आकर्षण बल जो कण होते हैं उनके जो आकर्षण बल होते हैं उस आकर्षण बल को तोड़कर कण अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। पहले बर्फ से ठोस थी, ठोस से अपने द्रव में बदला था तो जल, तो वो क्या संगलन था। अब क्या उसी जल को हमने गर्म कर रहे हैं और ज़्यादा गर्म कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा मिल रही है, इससे गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो जल के जो कण है वो निरंतर गति कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, वो गति कर रहे हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाती है, उसकी वाष्प बनना शुरू हो जाती है। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। दो परिभाषा आई आपके सामने, एक गलनांक आई थी, जब ठोस पिघलना शुरू हो जाता है वह तापमान क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और यहाँ क्या रहा है कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाए, यानी उसकी वाष्प बनना शुरू हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वाष्प में बदल जाता है।
यानी वो न्यूनतम ऊर्जा जिसे जो द्रव के जो कण होते हैं वो ऊष्मा को ग्रहण करके अपनी अवस्था चेंज कर रहे हैं, यानी वाष्प के रूप में वो परिवर्तित हो रहा है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक कहा जाता है। जल के लिए ये तापमान कितना होता है, 373 केल्विन होता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मापते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो बर्फ होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो 273 प्लस 100 यानी 373 केल्विन तापमान पर क्या होता है, जो जल होता है वो गैस की अवस्था में वाष्प के रूप में आना शुरू हो जाता है। यानी ये तापमान कितना है, क्वथनांक कितना है, 273। तो गलना कितना था, 273 केल्विन था, और क्वथनांक कितना है, 373 केल्विन होता है। क्या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं क्या? उसे उसी तरह परिभाषित करेंगे जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त अवस्था को संगलन में अपने पढ़ा था। हमने कहा था कि ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो वो संगलन यानी गल रही है। अब यहाँ क्या करना है कि द्रव से वाष्प के रूप में आ रहा है, यानी वाष्पीकरण हो रहा है, तो परिभाषा तो लगभग वही रहेगी। तो क्या होगा, 273 केल्विन तापमान पर बर्फ भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ये हमने अभी सीखा कि तापमान बदलकर हम चेंज करके, तापमान बढ़ाकर या घटाकर हम पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज हम इतने देखेंगे, इसके आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नोट करेंगे। तो जाते जाते आपको लास्ट में ये कहूँगा कि वीडियो देखने के बाद में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।